बिगिन विथ परसेंटेज। सो परसेंटेज एग्जैक्टली होता क्या है, बिल्कुल इसको बेसिक से समझने वाले हैं कि सपोज आपको परसेंटेज का ज्यादा भी आइडिया नहीं है, तब भी आप इस वीडियो से परसेंटेज के बेसिक्स को क्लियर कर लोगे। तो परसेंटेज आपने स्कूल लेवल पे सॉल्व किया ही है, अपने मार्क्स आप परसेंटेज में कैलकुलेट किया करते थे, इफ यू रिमेंबर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल (32 marks out of 40). One student got 32 marks out of 40, and if I have to solve his percentage, so what I can do, 32 upon 40 into 100। स्कूल लेवल पे इसी तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। नाउ ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स, यहां पे दो चीजें हैं, एक तो ये है, एक ये है। Whenever we calculate percentage, we put one thing in the numerator, another thing in the denominator, and then we multiply it by 100. This is my percentage of marks. So it means if I have to calculate any percentage, my required percentage is basically required upon respect into 100. जैसे यहां कंपेयर करते हैं, जो मेरे परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने थे, माय रिक्वायर्ड वैल्यू इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सो न्यूमरेटर में क्या पुट किया, रिक्वायर्ड मार्क्स, डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू, आई गॉट 32 मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू 40, सो दैट्स व्हाई 40 इन द डिनोमिनेटर। सो विद रिस्पेक्ट टू इन द डिनोमिनेटर इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, टू कन्वर्ट इंटू परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है। बस इसमें सबसे ज्यादा जो गलतियां लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो रिक्वायर्ड की वैल्यू को रिस्पेक्ट में पुट कर देते हैं, रिस्पेक्ट की वैल्यू को रिक्वायर्ड में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग परसेंटेज प्रॉब्लम। सो आई होप दिस बेसिक पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस थिंग। सपोज in a class there are few boys, let's say 30, and girls हैं 20। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इसी में, बॉयज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। So using our concept, the concept is required percentage is equal to required with respect to into 100. So here we are looking for the percentage of boys. So boys will come in numerator. We are comparing with respect to girls. So girls will come in denominator into 100 to convert into percentage. You can simplify. आंसर आ जाएगा 150%। बेसिक सा क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, गर्ल्स इज what percentage of boys, then my answer would have been girls is 20 with respect to boys into 100, that is 66.66%. I hope this part is clear. तो बॉयज का परसेंटेज गर्ल्स के रिस्पेक्ट में 150 है, गर्ल्स का बॉयज के रिस्पेक्ट में 66.66 है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि बॉयज इज हाउ मच परसेंट मोर देन गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स से कितना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द रिक्वायर्ड डेटा, बॉयज गर्ल्स से कितना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ डेटा, दैट इज 10 with respect to girls, because we are comparing boys with respect to girls. So denominator में आ जाएगा girls and into 100, and answer will be 50%। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू, व्हाट विल बी द रिस्पेक्ट वैल्यू। वो सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप परसेंटेज का ये बेसिक सभी को क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू फ्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम साथ में देखते हैं।
in an examination, a student who gets 20% of the maximum marks and fails by 5 marks. देखो guys, मेरा एक तरीका है क्वेश्चन को अप्रोच करने का. I always try to understand one line और उसका क्या मतलब है मैं उसको लिख देता हूं जिससे कि वो लाइन मेरे को क्लियरली समझ में आ जाए. So इस लाइन के अकॉर्डिंग what I can conclude, there is some maximum marks which I do not know and we have to calculate 20% of that, and still I got failed by 5 marks. So I can say my passing marks is 20% of maximum marks plus 5, because when I got this much marks I got failed by 5, so I need to score 5 more to clear the exam. So I can say passing marks will be this much. Now from second line, another student who scored 30% of the maximum marks get 20 marks more than the passing marks. So according to this guy, passing marks is how much? 30% of maximum minus 20, right? Now you can see these two are passing marks, and for one exam passing marks will be same only, so we can equate these two. So 20% of maximum plus 5 is equal to 30% of maximum minus 20. Simplify करते हैं. 25 is equal to 10% of maximum. So I can directly say maximum will be 250 marks. So maximum marks of that exam will be how much? 250. Next, the necessary percentage required for passing is, so we need to find out the passing percentage. To calculate passing percentage we need to know passing marks. वो कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं. इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं या यहां पुट कर देते हैं. वी विल गेट पासिंग मार्क्स. So I can say passing marks will be 20% of 250 is 50 plus 5, that is 55. ठीक है, तो पासिंग मार्क्स आपके 55 आ चुके हैं. क्वेश्चन में पूछा था पासिंग परसेंटेज, सो पासिंग परसेंटेज विल बी 55 विद रिस्पेक्ट टू 250 into 100. Right? When we simplify, we will get answer as 22%. So our direct question on percentage, बस एक चीज हमेशा याद रखिए, read one line, try to interpret और उसको लिख दीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार ये लाइन तो क्लियर है मेरी तरफ से. Then go to another line, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो लिखिए and then solve कीजिए क्वेश्चन को. ये अप्रोच क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देती है. चलते हैं नेक्स्ट पे. ओके, सो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हर जगह ऑलमोस्ट यूज हो रहा होता है. अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम. हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%. पूरा डेटा मैं पढ़ चुका हूं. अगर कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको इंटायरली डेटा गिवन हो तो वहां पे आप कोई ना कोई वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हो. वो क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देता है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम अज्यूमिंग इनकम एज 100. And why are we assuming income as 100? The basic reason is because percent is 1 by 100. So if I assume something which is a multiple of 100, it will make my calculation little bit easy. So that's why I'm assuming income as 100. So if income is 100, expenditure will be 75 and savings will be 25. ठीक है. Next, his income increased by 20%. So new income will be 20% से increase किया, I can say 120. And he increased his expenditure by 15%. Now how we can calculate 15% easily? Initial value is 75. If I ask you
10% का इंक्रीमेंट क्या होगा? So 10% is, guys, 1/10. So 1/10 of 75 is 7.5. But I have to increase it by 5%. So 5% से और increase करना है. If this is 10%, so 5% इसका half हो जाएगा, which is 3.75. ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं. 75 plus 7.5 is 82.5 plus 3.75 is 86.25. So this is your expenditure. If I ask you savings, so savings will be 120 minus 86.25. So that will be 33.75. So this is your new savings. This one is your initial savings. His savings will then be increased by, देखो कितने से increase हुआ है. You can see 8.75 से increase हुआ with respect to 25 into 100. That's it. Solve कर लेते हैं. ये 4 times 8.75 into 4 is 35. So answer will be 35%. So बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. Assumption से थोड़ा सा आसान हो गया. So I would suggest to solve these type of question with the help of assumption only. थोड़ा सा आसान बना देता है. Let's go to the another question. Three numbers A, B, C are such that if you look at this question carefully, you can see there is no data given to us. So again, I'm assuming something. Now, what should I assume? You can see A is 40% less than B. So I'm assuming B as 100. So A will be 40. ठीक है? 40% less है. So A will be 60. And C is 40% the sum of A and B. So C is 40% of 160. That will be 64. The difference between A and B. So difference between A and B is 40. Is what percentage of C? That means with respect to 64 into 100. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये. 5/8 होता है 62.5%. That's it. So again, a direct question on assumption. If you are comfortable with assumption, you can solve this question, these type of question within seconds. Next, ये जो क्वेश्चन है अगर आप नोटिस करेंगे बोर्ड्स के ऊपर है, इलेक्शन के ऊपर है, और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कैट के फेवरेट रहे हैं. इस तरह के क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में. तो ये पहले बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा साथ में समझते हैं कि किस तरह से अप्रोच करना है. 8% of the voters in an election did not cast their votes. So let's say total voters is X, out of which 8% did not cast. So that means votes casted will be 92% of X. Right? Next, मैंने क्या समझाया है? Read one line, interpret that line. ठीक है? In this election, there were only two candidates. Okay? The winner by obtaining 48% of the total votes. So winner got 48% of total votes. Total votes is X. Right? Now observe carefully. Total votes casted was 92% of X, out of which winner got this much. So remaining candidate, that is loser, will get how much? This minus this. भाई इस सिंपल सा समझो, आपके पास 92 रुपीज है. If one person got 48, so remaining person will be getting remaining money, which is 92 minus 48, 44% of X. That's it. आगे बढ़ते हैं. Defeated his contestant by 1100 votes. So winner got how much percent more votes? You can compare. 4% of X. In terms of percentage, winner got 4% of X more votes. In terms of value, that is given in the question, which is equal to 1100.
सो 4% ऑफ x की वैल्यू आपको 1100 गिवन है। यहां से जब आप x सॉल्व करोगे, x सॉल्व करके आपको मिलेगा 27,500। दैट्स इट। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, बस जनरली लोग मिस्टेक करते हैं यहां पे लूजर के बोट्स फाइंड करने में। इफ यू कैन फाइंड लूजर बोट्स इजीली देन यू कैन कंपेयर दिस डेटा इजीली। यहां पे फंसे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इन एन इलेक्शन 10% of the voters on the voters list did not cast their votes. तो यहां से पहले क्या समझ सकते हैं वो देखते हैं। टोटल वोटर्स x, ठीक है। 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, सो वोटर्स कास्टेड हैं एक्चुअली में 90%। भाई ऐसे समझ लीजिए एक सिटी में 1 लाख बंदे थे जो वोट्स दे सकते थे, बट उनमें से 10% लोग नहीं आए, तो जो आए हैं वो है 90%, राइट। एंड 60 वोटर कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, मतलब वोट्स डालने तो गए बट वोट किसी को दिया ही नहीं। सो कैन वी से वैलिड वोट्स इज, वैलिड वोट्स मीन्स काउंटेबल वोट्स, जिनसे हम डिसाइड कर सकते हैं हु इज द विनर, हु इज द लूजर। नेक्स्ट, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। वी नो देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स। विनर was supported by 47% of all the voters in the list. All the voters means total voters. So winner got 47% of X. So remaining person will get how much? This minus this. कर लेते हैं इसको माइनस। So 43% of X minus 60. ठीक है, ये वैलिड वोट्स थे। आउट ऑफ दिस विनर गॉट दिस मच, सो रिमेनिंग वोट लूजर को मिलेंगे। एंड ही गॉट 300 वोट्स मोर देन हिज राइवल। तो कंपेयर कर लीजिए, दिस माइनस दिस। नाउ बी वेरी केयरफुल। सो व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग in terms of percentage you will be getting 4% of x, but minus minus plus हो जाएगा, so this will be plus 60 is equal to 308. So that's why you can say 4% of x is equal to 308 minus 60, 248. So x यहां से आ जाता है 60 to 100. That is option number B. So, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें आप। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अभी हमने सिर्फ परसेंटेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज। साथ में थोड़ा सा हमने अजम्पशन का भी एक आइडिया लिया। अजम्पशन मीन्स वेन एवर डेटा इज नॉट गिवन टू अस वी कैन अज्यूम सम वैल्यूज। विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज वी विल ट्राई टू अज्यूम वैल्यूज in the form of 100. That will make our calculation little bit easy. Now what is multiplying factor? Before understanding multiplying factor we need to know some fractional values. That means few fraction into percentage value. कुछ fractions हैं जिनकी आपको percentage पता होनी चाहिए. That means 1/2, 50%, 1/3, 33.33%, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16.66%, 1/7, 14.28%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11.11%, 1/10, 10%, and 1/11 is 9.09%, 1/12 is 8.33%. So these fractional value you need to know.
अगर ये पता है तो उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है. लेट्स सी हाउ. सपोज आई हैड इनिशियली 100 rupees and it is increased by 20%. So I can say it will become 120. भाई 100 रुपए थे, 20% से इंक्रीज किया, 120 हो जाते हैं. नाउ लुक एट दीज नंबर्स. 100 इज द इनिशियल वैल्यू, 120 is the final value, right? Now initial से मैं final पे मुझे पहुंचना है, so I need to multiply it by some number. So if I multiply it by some number to get to the final value, that number itself known as multiplying factor. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे जा सकते हो, एंड यू कैन रीच टू इनिशियल वैल्यू फ्रॉम फाइनल वैल्यू एज वेल. I will discuss few questions also, don't worry about it. First, let's try to understand this concept in more detail. Now, what is multiplying factor? So, if I ask you कि कोई क्वांटिटी है जो 20% से इंक्रीज हुई है एंड वी नीड टू फाइंड आउट इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर, करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है. पहले आपको फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए. आपको फ्रैक्शंस याद हैं. 20% इज 1/5. 20% से इंक्रीज हुआ है, सो इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1 + 1/5, दैट इज 6/5. 20% से डिक्रीज 1 - 1/5 विच इज 4/5. तो क्या करेंगे, हमेशा 1 में फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड, 1 में फ्रैक्शनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज 1 हियर? 1 इज बेसिकली 100%. सो इफ आई एम सेइंग कि माय सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%, इनिशियली माय सैलरी बस 100%, 20% ऐड किया, कैन आई से 120% हो गया? वही चीज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन है. सो 1 इज 100%, 20% इज 1/5. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर देता है. दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू डू इन फ्रैक्शंस, और कोई रीजन नहीं है. 33.33% increase, 1 + 1/3, that is 4/3. 33.33% decrease, 1 - 1/3 which is 2/3. ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर. निकालते कैसे हैं? फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज. आफ्टर दैट if percentage value is getting increase, so we will add the fractional value in 1. If it is getting decrease, we just subtract it from 1. ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन आगे चलते हैं, देखते हैं. Okay, suppose I had some money, that is let's say A rupees, and it is increased by 20%. And it becomes 720. So in this particular question, if you look at this carefully, initially money I do not know, final money that is 720, it is being increased by 20%. Concept says initial value into multiplying factor 1 + 1/5 is equal to 720. So A into 6/5 is equal to 720. A is equal to 600. ठीक है, let's take one more example. Suppose I had some money, let's say A. I spend 20% of that money. Spend मतलब खर्चा किया, मतलब amount got decreased. I was left with some money. That money is let's say B. Okay. Again I spent 25% of that money and I am left with 480. Initially that money is A, I spent 20%, then 25%, and I was left with 480 rupees. I need to find out the initial value. So A is your initial into multiplying factor. So 1 - 1/5, 1 - 1/4 is equal to 480. So A into 4/5 into 3/4 is equal to 480.
सो यहां से इनिशियल वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती है, दैट इज 800. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अब कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं. चलते हैं. ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन का एक रेप्लिका है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. In an examination in which full marks were 500, A got 10% less than B, B got 25% more than C, and C got 20% less than D. A got 360 marks. What percentage of full marks was obtained by D? So if I try to read the complete data, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. But if I try to read this much data, थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर सकता हूं. देखिए कैसे. फुल मार्क्स है 500. ओके. A got 10% less than B, and B 25% and C 20% less than D. So D is your initial value. 20% decrease होकर क्या बना? C बना. When D is decreased by 20%, it becomes C. Now, when C is increased by 25%, it becomes B. When B is decreased by 10%, it becomes A. ठीक है. And A got 360 marks, so this is 360. Can we find out the initial value? Yes, we can with the help of multiplying factor. So D into 1 minus 1 by 5, 1 plus 1 by 4, increase है थोड़ा ध्यान से, 1 minus 1 by 10 is equal to 360. D into 4 by 5, 5 by 4, 9 by 10. Got cancel out. So D मिलता है 400. So we got the value of D. Now question says what percentage of full marks was obtained by D? So first concept हमारा, that is required percentage equal to required with respect to into 100. So 400 with respect to 500 into 100. So answer will be 80%. So बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो किसके ऊपर था? डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे. ऑल्दो एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं. शायद आप किसी और वे से कर रहे हो, विच इज टोटली फाइन. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. Okay, one more question on multiplying factor. The price of bicycle first increased by 11.11%. So we know 11.11% is 1 by 9. So let's say initial price is X. It is increased by 1 by 9. ठीक है. Then increased by 16.66%. 16.66% is 1 by 6. And again increased by 7.14%. So 7.14% is 1 by 14. Because 1 by 7 is 14.28. उसी का हाफ है. And the price became this much, 29,400. ठीक है. चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे. देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है. तो आप कैंसिल आउट करके यू विल गेट द आंसर एज 21168. सो अगेन वन मोर एप्लीकेशन ऑन मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. तो अभी तक क्या क्या सीखा है हमने? परसेंटेज निकालते कैसे हैं, assumption, साथ के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे वो भी देख लेते हैं. सपोज in 2022 let's say your salary is $100, 100 rupees, जो भी आप समझना चाहो,
and your salary is getting increased by 10% every year. So in 2023, this salary will become 110. In 2024, when this new 10% increase will be applied, this 10% increase will be applied on 110, and 10% of 110 is 11. So that's why in 2024 your salary will become 121. So initially 100 था, अब हो चुका है 121. Now observe carefully. Just a minute, guys. Yeah. Observe carefully. Initially your salary was 100 and now it becomes 121. If you observe carefully, you can see there is a change of 21%. Increase 21% से हुआ है, बट आपने इंक्रीज 10-10-20% से किया था. हुआ कितने से? 21% से. Why is it happening? Because if you observe this percentage change is being applied on the successive value, not the original value. That's why this percentage change is known as successive percentage change, जो कि बेसिकली सक्सेसिव वैल्यूज पे अप्लाई हो रहा होता है. ठीक है. और जब मैं परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव. नेगेटिव मतलब डिक्रीज भी हो सकता है और पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होना. ठीक है. अब ये तो हमने जो नंबर्स हमारे लिए बहुत आसान थे, 100 थे, तो हमने बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लिया. बट जब नंबर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, at that time there is a formula which can help us to find out the overall percentage change, and that formula is let A and B are two percentage change. So overall percentage change is given by A plus B plus A into B by 100. एक डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइस. जब भी दो चीजों का आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द ओवरऑल परसेंटेज चेंज. फॉर एग्जांपल, in this question A is 10, B is also 10. Remember one thing, अगर दो चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो आप पॉजिटिव ले लेंगे, कोई अगर डिक्रीज होगा देन यू विल टेक नेगेटिव. I will discuss that example also. Don't worry. 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100. When you simplify, you will get 21%. So 10-10 में 21% का चेंज आ जाता है, जो आपने मैन्युअली भी सॉल्व करके देखा था. ठीक है. Let's take one more example on the same concept. Suppose you go to a mall and मॉल में आपको ये दिखाई देता है 20 plus 30% ऑफ. इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग 50% ऑफ, जो एक मॉल में शॉप है उसने प्रोवाइड किया है 20 plus 30% ऑफ. इसका मतलब क्या हुआ? सो पहला परसेंटेज चेंज है 20% ऑफ. उसके बाद जो दूसरा परसेंटेज चेंज है दैट इज 30% ऑफ. So A will be -20, B will be -30, because ऑफ मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ठीक है. चलिए अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं. -20 -30 -50 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, -44. अगर आंसर में डिक्रीज आता है, सॉरी नेगेटिव आता है, तो दैट मीन्स this quantity is getting decreased. So overall off is of 44%. So 20 और 30 का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना आता है? 44%. ठीक है. जिसको आप मैन्युअली भी चेक कर सकते थे बाई वाइल अज्यूमिंग 100 एज द वैल्यू. उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, देखिएगा. इनिशियली 100 रुपीज है, 20% का ऑफ मिला, कितना आया? 80. नेक्स्ट 30% का ऑफ किस पे मिलेगा? 80 पे. और इसका 30% आप निकालोगे ना तो -24 आएगा, एंड दैट इज 56. तो आप देखेंगे 100 से डायरेक्टली किस पे पहुंच गए आप? 56 पे.
तो ओवरऑल परसेंटेज कितना ऑफ मिला है? 44। तो जनरली शॉप्स में आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि जिसे मैथ्स नहीं आती होगी वो जनरली सोचेगा कि भाई 50% का ऑफ है, बट एक्चुअल में कितना ऑफ है? 44% का। ठीक है, ओके। देयर इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. दैट एप्लीकेशन हियर इज the price of commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%. What will be the increase or decrease in the expenditure of the commodity? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में हैं, whenever two quantities are in the product and we need to find out the overall change in the third quantity, as you can see, I can make a formula which is price into consumption is equal to expenditure. You can see ये दोनों quantity product में है, so still here we can apply the same formula which is A plus B plus A into B by 100. So always remember, whenever two quantities are in product, we can apply the formula of successive percentage change. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. एरिया आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया? सो आंसर विल बी 21. ठीक है, सो दो चीजें प्रोडक्ट में, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. चलिए इसमें अप्लाई कर लेते हैं. 20% से डिक्रीज -20, कंजम्पशन इंक्रीज बाय 20% +20. ठीक है, ये कैंसल आउट, ये -4, सो आंसर इज 4% डिक्रीज. सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ओके, लेट्स मूव ऑन टू फ्यू अदर क्वेश्चंस जो जनरल कॉन्सेप्ट पे नहीं है, मतलब पूरा परसेंटेज लगने वाला है. कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपके साथ कवर कर दिया है. नाउ वी विल सी फ्यू क्वालिटी क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज the cost of one laptop, 2 tablets, 3 printers, 4 monitors and 5 keyboards increased by 20%, 10%, 25%, 30% and 40% respectively over that of previous year. तो previous year में क्या cost है? We do not know, but जो percentage change है that we know of each quantity, right? Last year, if a company had spent equal amount purchasing each of the given variety of items, तो पहले इसको देख लेते हैं. इन सब की कॉस्ट क्या है? इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू रख दिया था. ठीक है, इनिशियली आई कैन नॉट पुट इक्वल टू. इनिशियली तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा, बट सिंस आई नो कि वो इस लाइन के अकॉर्डिंग इक्वल है, तो आई कैन से कि इसका प्राइस इसके इक्वल है, इसका प्राइस इसके इक्वल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो जस्ट अ सेकेंड. ओके, चलिए, तो ये पांचों का जो प्राइस है वो इक्वल है. नाउ सिंस डेटा इज नॉट गिवन टू अस, सो आई विल ट्राई टू अज्यूम समथिंग. नाउ व्हाट आई कैन अज्यूम वो थोड़ा देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस, द नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, number should be a multiple of 3 because cost is of 3 printers. Number should be a multiple of 4, number should be a multiple of 5. So you can take an LCM of 2, 3, 4, 5. A number which is a multiple of 2, 3, 4 and 5. That is 60. So that means what I am saying, one laptop की cost कितना है? 60. 2 tables की 60 tablets. 3 printers की 60. 4 monitors की 60 and 5 keyboards की 60. That I have assumed. Okay. So if I ask you what will be the total cost, total cost हो जाएगी 60 into 5, 300. And that is my initial cost. ठीक है. Now it says the cost of one laptop increased by 20%. So initially the cost of one laptop is 60. So increased by 20%. 20% of 60 is 12. So it becomes 72 plus 2 tablets की 10% से इंक्रीज हुई. So 60 था इनिशियल कॉस्ट, 10% से इंक्रीज
becomes 66 plus 25% increase. Initially it was 60, 25% से increase means 75, 30% से increase, देखो 60 में 30% से increase करोगे तो 18 आता है, 40% से increase that means 24 का increase 84. So final cost कितनी आ जाती है, ऐड कर लेते हैं 17,375. This is the final cost, this is the initial cost. पूछा क्या है, by what percentage would the total cost of all items they purchase increase this year over that in previous year. तो ये इससे कितना ज्यादा है in terms of percentage. तो 375 minus 300 upon 300. So answer will be 25% increase. So ये क्वेश्चन इंटायरली अजम्पशन पे बेस्ड था, अजम्पशन से थोड़ा सा आसान हो जाता है. ऑल्दो देयर कैन बी अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ऐसा नहीं है यार मैं जो सिखा रहा हूँ वही एक अप्रोच है, आपको कोई और भी अप्रोच मिल सकती है. आंसर आने से मतलब है. एंड इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि आपकी कैलकुलेशन जितना आसान होती है ना उतना क्वेश्चन देखने में ईजी लगता है. बेसिकली हम क्वेश्चन को डिफिकल्ट खुद बनाते हैं बाई डीलिंग विद इन वेरिएबल्स और बाई टेकिंग अ बिगर नंबर. तो जितना नंबर छोटा होगा, जितनी कैलकुलेशन कम होगी, उतना क्वेश्चन हमारे कंफर्ट जोन में चला जाता है. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 टाउन्स ग्रीनवुड, ब्लूबाइल एंड कॉपरफील्ड GBC आर इन द रेशियो 5:6:7. ओके देखिए 5:6:7 है, तो मैं यहाँ पे 5x, 6x, 7x ले रहा हूँ अभी के लिए, बाद में चीज़ें देखेंगे चेंज करनी होगी तो. एंड बाय 2021 द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनवुड हैड इंक्रीज बाय 16.66%. नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली. ग्रीनवुड इज 5x एंड इट हैज टू इंक्रीज बाय 16.66. 16.66 मीन्स 1/6. So can I calculate 1/6 of this? No. So what I have to do, I have to multiply this ratio by 6. चलिए, उसका सिंपल सा रीजन है जिससे कि मैं इसका 1/6 कैलकुलेट कर सकूं. अगर मैं 5x का 1/6 कैलकुलेट करूंगा तो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा, बट मैं फ्रैक्शन को बचाना चाहता हूं. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस रेशियो बाय 6. सो आई कैन से दिस विल बी 30x, 36x एंड 42x. ठीक है. नाउ 1/6 से इंक्रीज होना है, किसको इंक्रीज होना है, ग्रीनवुड को. तो 1/6 से इंक्रीज होना दैट मीन्स 5x से इंक्रीज होना, सो इट बिकम्स 35x. ठीक है. इफ द रेशियो पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनवुड, ब्लूबाइल एंड कॉपरफील्ड इन द 2021 इज 7:8:5. अब ध्यान से देखिएगा, इसका रेशियो आपको मिल गया 7:8:5. तो ऑब्जर्व करो, 7 की वैल्यू 35x के बराबर है. So 1 is equal to 5x. So if 7 is equal to 35x, 1 is equal to 5x, 8 will be equal to 40x and 5 will be equal to 25x. ठीक है. पूछा क्या है, find the percentage increase in bluebile population. देखो initially it was 36x, now it becomes 40x. कितना इंक्रीज हुआ है, 4x का. किसके रिस्पेक्ट में, 36x के रिस्पेक्ट में, इंटू 100. सो आंसर इज 11.11%. सो क्वेश्चन वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप कंफर्टेबल हो इन रेशियोज. तो थोड़ा सा यहां पे रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. Okay guys, let's move on to the last question. So question says a salesman is allowed A% commission on the total sales made by him. See, so he got A% commission, वो fixed है. A bonus of 1% on the sales over 10,000. तो 10,000 से ज्यादा सेल करेगा तो उसको 1% का बोनस मिलेगा. And a fixed of 300 as a tip on every 10,000. तो देखो 1% का बोनस मिलेगा और 300 रुपए की टिप भी मिलने वाली है ऑन एवरी 10,000 रुपीज, जब भी 10,000 के ऊपर कोई सेल होती है. अब यहां पे नोटिस करिए 300 इज
हाउ मच परसेंट ऑफ 10,000? 3%. So can I say this is not 300, this is basically 3%. मतलब अपने आप को समझाने के लिए आई कैन से कि 300 की टिप नहीं मिलती है, बेसिकली 3% की टिप और मिलती है, उसे एक्स्ट्रा मिलती है. सो 1% का बोनस था और 300 और मिल रहा है, तो 3%. या आप ये भी बोल सकते थे ये 1% है, मतलब 100 रुपये प्लस 300 400 रुपये. सो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह से लेकर जाना चाहते हो. ठीक है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं एंटायर इंफॉर्मेशन को, सो दैट थोड़ा सा कंपैरिजन में आसानी हो. मतलब क्या हुआ? सो 10,000 तक उसको कितना मिलेगा? A%. ठीक है, अब टोटल सेल्स वी डू नॉट नो कितनी हुई है. लेट्स से टोटल सेल्स इज X. आउट ऑफ दैट इन 10,000 उसे A% मिलता है. ठीक है, रिमेनिंग इज हाउ मच? रिमेनिंग विल बी X माइनस 10,000. ठीक है, उसमें कितना मिलने वाला है कमीशन? A% ऑफ X है, 3% का टिप, 1% का बोनस. सो कैन आई से उसको A प्लस 4% मिलेगा. ठीक है, तो टोटल जो कमीशन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? इतना हो जाएगा. आगे देखते हैं. एंड इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन आर 35/3% ऑफ टोटल सेल्स मेड बाय हिम. इसके अकॉर्डिंग टोटल अर्निंग ये है. साथ में उसने ये भी बोला है कि उसकी टोटल अर्निंग ये हो जाएगी 35/3% ऑफ X. और इन दोनों को क्या कर दिया हमने? इक्वेट. सो इक्वेट करके चलिए से हम A निकाल लेते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स कैंसिल आउट परसेंटेज फर्स्ट. सो 35X अपॉन 3, दिस इज 10,000 A प्लस AX प्लस 4X माइनस 10,000 A माइनस 40,000. ये कैंसिल आउट हो गया. इस 3 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में किया. 35X 3AX प्लस 12X माइनस 120. Let's simplify. Let's bring it this on the left hand side. You can say 3AX minus 23X is equal to 1,20,000. यहां से we can take X common. So okay. अब ऑब्जर्व करिए क्या निकालना है. Find the minimum possible value of A such that A is an integer. Now observe this thing. X जो होगा, X हमारी टोटल सेल्स है. X कैन नॉट बी नेगेटिव. X will always be positive. And right hand side में भी एक पॉजिटिव नंबर है. If this is positive, this is positive, this also has to be positive. अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. सो ये पॉजिटिव आने के लिए 3A माइनस 23 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इट मीन्स 3A शुड बी ग्रेटर देन 23. इट मीन्स A इज ग्रेटर देन 23/3. दैट मीन्स 7 पॉइंट समथिंग से ज्यादा होना चाहिए. 7 से ज्यादा होना चाहिए. तो 7 से ज्यादा मिनिमम क्या है? 8. सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 8. सो काफी अच्छा क्वेश्चन था जहां पे अलजेब्रा भी यूज हुई है और परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. ठीक है, तो आज के लिए हमने परसेंटेज कवर किया, जहां पे हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट देखे कि परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, अजम्पशन कैसे यूज करते हैं, साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सीखा, सक्सेसिव परसेंटेज भी देखा और कुछ कैट के अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. जैसे 11th क्वेश्चन तो बिल्कुल परफेक्ट कैट लेवल है. इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में डेफिनेटली देख सकते हो. अगर आपको इस तरह के ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ फीडबैक देना अपने कमेंट सेक्शन में, सो दैट इट गिव्स मी अ मोटिवेशन कि मैं आगे भी आपके लिए और इस तरह के सेशंस कराता रहूं. और आप कमेंट बॉक्स में और कोई टॉपिक स्पेशली आप चाहते हो जो हम पहले डिस्कस करें वो भी आप मेंशन कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय गाइस.